नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए कुछ विशेष प्रकार के चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में दिखाई देते हैं या हर एग्जाम में आपको मिलते हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर चल रहे हैं। ये जो प्रश्नों का चुनाव किया गया है, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो बार-बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं या बार-बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार पूरी कोशिश करता है कि आपका चयन 100% हो। इस उद्देश्य के साथ हम लगातार कार्य कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं वीडियो। तो एक आपको और न्यूज़ दे दें, जैसे कि आप लोग लगातार हमसे फ़ोन करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा टीजीटी, पीजीटी का? तो मैं बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो हायर का यूपी में एग्ज़ामिनेशन होना है और या फिर बेसिक की जो वैकेंसी होनी है, ये सब लगभग जो स्टार्ट होंगी, जो पहले से फॉर्म पड़े हैं और पड़े किसके? टीजीटी, पीजीटी के फॉर्म पड़े हुए हैं और आपके हायर एजुकेशन के फॉर्म पड़े हुए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म पड़े हुए हैं, इन सब का एग्जाम जो होगा लगभग 5 से 6 माह बाद ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। ये मैं पहले से पहले वीडियो में बता चुका हूं। और इसलिए चूंकि नए आयोग, सारे आयोगों को जो मेंबर्स हैं वो कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं। नए आयोग के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी है। नए आयोग की मंजूरी मिलने के बाद जो लाल फीताशाही होती है या जो नौकरशाही होती है, वो इतना लेट लतीफ करता है कि धीरे-धीरे फाइल बढ़ती है, फलाने के पास गई, फिर उनके पास गई, फिर वो फाइल ही ऐसे बढ़ती रहेगी कि लगभग 2-3 माह में तो फाइल ही कंप्लीट हो पाएगी। फिर कार्यालय का निर्धारण होगा, स्टाफ का निर्धारण होगा, मेंबर्स का चयन होगा, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन होगा, फिर वो लोग बैठेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर कई मीटिंग जब होंगी, फिर वो डाटा माँगेंगे पुराने आयोग से, और या जो भी कार्यदायी संस्था उससे डाटा मांगे किन किन बच्चों ने फॉर्म डाला, कब प्रवेश पर। तो ये लगभग लंबी प्रोसेस है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आज से ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आप टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें टाइम लगेगा। हम एक आपको न्यूज भी दिखा दें। ये जैसे कि ये न्यूज देख रहे हैं, अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा आयोग का गठन में देरी हो रही है। और ये पूरा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तो हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, जो अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, तो एक हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मेंबरशिप है, एक 699 की है जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। आप 699 की मेंबरशिप लेते हैं तो इसमें आपके टीजीटी, पीजीटी तक वैलिड रहेगी और इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, यानी कंप्लीट आपका होल सिलेबस यहाँ आपको मिलेगा। फिर आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी और प्लस ईएलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये 1199 का है। और यदि आप आरपीएससी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी यही बैच आपका काम करेगा, 1199। इसमें भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, थ्योरी सारा अवेलेबल रहेगा। एकलव्य के लिए जो है वो 1099 का, एकलव्य और जीआईसी प्री के लिए इसमें भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल होंगी। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 260 ऐसे मित्र हैं जो अभी तक सिलेक्ट हैं, नौकरियां कर रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज सहायक अध्यापक, एज लेक्चरर बायोलॉजी में। और ये केवल जो चैनल है और ये जो पूरा आप डॉक्टर बायोलॉजी परिवार, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है, दूसरे विषय के लिए नहीं है। आज ही जुड़े, आज ही ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जंतु उद्यान स्थल है, ध्यान रखिएगा क्या कहता है, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ। जो जूलॉजिकल गार्डन्स होता है वो किस साइट्स है? तो हम आपको बताते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, एक नया पेज ले लें। तो यहाँ हम लेकर चल रहे हैं, एक रेड पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। तो देख लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है, डाइवर्सिटी, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से भाग हैं। तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, इन
C2 कंजर्वेशन और एक होता है XC2 कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, उन्हीं के आवास पर या जहां वो जीव रहते हैं उन्हीं के आवास पर उनको संरक्षित कर लेना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे कि नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा क्या आते हैं इसमें, नेशनल पार्क आते हैं, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें से एक्स सीटू कौन है, इन सीटू कौन, और अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे नेशनल पार्क है, और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और क्या है इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और क्या आता है, सेक्रेट ग्रुप्स आते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क का मतलब जैसे चिड़ियाघर है, जो आप लोग चिड़ियाघर जाते हैं। दूसरा बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, और क्या आते हैं, जीन बैंक, जीन बैंक आते हैं। और क्या आता है, थोड़ा सा हमारे पीछे जा रहा है, जीन बैंक आते हैं। और क्या आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये आते हैं। तो इन सीटू में नेशनल पार्क आता है। फिर से सुनो, इन सीटू किसे कहते हैं, इन सीटू से कहते हैं जो उसके नेचुरल स्थान पर भी रख दिया जाए। मान लो कोई एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में कोई जीव पाया जा रहा है, तो उसको, उस जीव को वहीं उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर कि यहाँ से वहीं उसको संरक्षित कर दिया जाए, तो वो पहला इन सीटू यानी उसी के आवास पर, जो पहले से वो जहाँ रह रहा है वहीं उसको संरक्षित कर दिया जाए। एक्स सीटू प्रिजर्वेशन क्या होता है, वहां से लेकर आप एक निश्चित एरिया में लाकर रख दें कि भाई ये केवल यहीं रहेगा और यहाँ देख रेख में रहेगा। जैसे कि आप शेर है, शेर आपने उठाए चिड़ियाघर में लाकर रख दिया, तो वो क्या हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी उसके आवास से बाहर। इन सीटू कंजर्वेशन क्या हुआ, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब शेर जहां रह रहा है, जैसे गिर नेशनल पार्क है, तो वहीं उसको कंजर्व कर दिया। तो ये है। अब यहाँ उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है जंतु उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन्स किसके अंतर्गत आते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन किसके अंतर्गत आते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ जूलॉजिकल जो गार्डन है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो प्राय आते हैं एक्स-सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। जो जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल जो पार्क है, ये हमने लिखा है जूलॉजिकल पार्क, वो कहाँ आते हैं, एक्स-सीटू कंजर्वेशन पे आते हैं। तो ये हमने ले लिया एक्स-सीटू कंजर्वेशन। क्या कर दिया, एक्स-सीटू कंजर्वेशन सही है। इन सीटू कंजर्वेशन में हमने आपको बता ही दिया कि इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ये आता है। तो यहाँ आंसर ये सही करना, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सबसे पहले की किसने की थी, तो 1665 में क्या किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। इन्होंने एक और क्वेश्चन है, आप यहाँ नहीं सुने होंगे, इन्होंने ये पूछ देते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने किस बुक में इसका वर्णन किया था, तो माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक थी, जिस पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो कभी कभी बुक भी पूछ देते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउनियन जो मूवमेंट है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और जो न्यूक्लियस की खोज है, किसकी खोज है, न्यूक्लियस की जो खोज है, न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसने की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक किससे संबंधित है, एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनका जो अच्छी सी खोज है वो बैक्टीरिया में है, या इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। स्वान, थेंडर स्वान और टी स्वान बोलते हैं। स्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, पूछ देते हैं कभी कभी कि ये क्या थे। तो स्वान जूलॉजिस्ट थे, और एक है देखो याद नहीं आ रहा है, स्लाइडन, स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडन क्या थे, स्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दोनों ने मिलकर दी थी। क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटकर, ये आप देखना दिया रहता है जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा रहता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया रहता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे? तो उसमें से जो भाग थे वो थे मोनेरा। कौन था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमलिया था और प्लांटी था। कौन कौन से थे? फिर सुनिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इनको प्राय विभाजित किया था और यहाँ तो नहीं दिया है। और व्हिटकर के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा व्हिटकर का क्लासिफिकेशन हम ले लेंगे। देखने इन्होंने कितने में बांटा था? तो इन्होंने 5 भागों में, 5 किंगडम में बांटा था। कितने किंगडम दिए थे? किंगडम कितने दिए थे? तो 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन था? मोनेरा था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और और चौथा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। प्लांटी था, ये दिया था। मोनेरा में किसको रखा? मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा। किसको रखा? प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोटिस्टा में किसको रखा? प्रोटिस्टा में प्राय प्रोटोजोन को रखा, प्रोटोजोन को रखा। फंजाई में किसको रखा? फंगस को रखा। और एनिमलियम किसके रखा? जितने भी एनिमल थे सबको इसमें रखा। प्लांटे में किसको रखा? सबको प्लांट में, जितने भी प्लांट थे उनको रखा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अभी यूपी के पीजीटी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 7 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा गया था। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा गया था, ध्यान रखना 2019 में पूछा गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे थे, तो ये था। अब तो हमारा जो कहता है प्रोकैरियोट्स को किस में रखा? तो प्रोकैरियोट्स को प्राय इन्होंने मोनेरा में रखा। जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोट्स को रखा। और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में प्राय बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है और कौन आता है? साइनोफाइसी के सदस्य आते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, एल्गी आते हैं। ये मोनेरा में। एनिमेलिया में सारे एनिमल रखे, प्लांटी में सारे प्लांट रख दिए, प्रोटिस्टा में सारे प्रोटोजोआ रख दिए। आ गया? यानी यूनिसेलुलर प्रोटोजोन में कौन रखे गए? यूनिसेलुलर एक कोष की किसको रखा? यूनिसेलुलर में एक कोष की रखा। और कैसे रखे? एक कोष की यूकैरियोट्स को रखा। यूकैरियोट्स यानी जिनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स तो आप सब जानते ही हैं कि जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। जो विदाउट केंद्रक होते हैं या विदाउट न्यूक्लियस होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स में होता है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुराना वनस्पतिक उद्यान है, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट वार्डन गार्डन इन इंडिया। ये आपके पीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखिएगा, पीजीटी में भी आ चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर में। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन इंडिया का कहाँ सिचुएटेड है? तो सीपुर में है। कहाँ है? सीपुर, ध्यान रखना, कोलकाता। कहाँ है? सीपुर, कलकत्ता में स्थित है। तो कहीं कहीं सीपुर दे देते हैं, कहीं कहीं कलकत्ता दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा और इसके जो बोटेनिकल गार्डन से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछ देते हैं उसको भी हम ले लेते हैं। तो आपसे पूछ देते हैं लार्जेस्ट बोटेनिकल, यहां से दिया है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, और यहां से जो क्वेश्चन पूछते हैं तो कलकत्ता है। ध्यान रखिएगा, क्या है? कलकत्ता है। तो अब यहाँ कुछ टॉपिक हमने लिया है कि जो हेनरी कैपेल थे, ये वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैपेल, जो सीपुर का कोलकाता में जो बोटेनिकल गार्डन है। तो जो हेनरी कैपेल थे, याद रखना नाम, हेनरी कैपेल ने पहली बार इसे प्राइवेट गार्डन के रूप में शुरू किया था। इनका अपना गार्डन था, इन्होंने अपना प्राइवेट गार्डन बनाया था। क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज का शासन था, तो इन्होंने अपना एक गार्डन बनाया था प्राइवेट रूप से, हेनरी कैपेल ने। बाद में इस जो प्राइवेट गार्डन था इसको बृहद रूप में ले जाने का जो श्रेय जाता है, जो इसका इतिहास शुरू होता है, वो विलियम एटन से शुरू होता है। तो आपसे पूछ सकता है किसने स्टैब्लिश किया? तो विलियम एटन अगर दिया हो तो विलियम एटन को लगाना है। कितने एरिया में फैला है? तो ये अब लगभग
300 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है? तो ये बोटेनिकल गार्डन इंडिया का जो है वो 300 पहले जो पहले फैला था तो ये लगभग पहले 20 एकड़ में फैला था। पहले जब शुरुआत हुई थी तो 20 एकड़ में थी, यानी 20 एकड़ में थी। बाद में ये बढ़ते बढ़ते 300 एकड़ में हो गया। इसमें जो पौधों की साइंटिफिक स्टडी की थी वो विलियम रक्सबर्ग ने की थी, और विलियम रक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जानते हैं, या फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है भारत में या भारत का वनस्पत विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में वनस्पत विज्ञान का जो पिता है वो प्राय विलियम रक्सबर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम रक्सबर्ग को भारत में बॉटनी का पिता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जॉर्ज जो किंग थे वो इसके डिजाइनर थे। कौन थे? जॉर्ज जो किंग थे वो इसके डिजाइनर थे। चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है। म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गल सेल। तो देखिए म्यूरेमिक जो एसिड पाई जाती है ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? तो प्राय बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जब आप एल्गी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब आप एल्गी पढ़ते हैं, शैवाल पढ़ते हैं, तो एक साइनोफाइसी ग्रुप बनाते हो, साइनोफाइसी ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी रखते हैं। साइनोफाइसी, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें से जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में रखे गए? साइनोफाइसी में रखे गए हैं, और इनको प्राय ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? नील हरित शैवाल के नाम। फियोफाइसी को किसके नाम से जानते हैं? तो ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसो को किसके नाम से जानते हैं? तो रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, रेड एल्गी। और जेंथोफाइसी को तो गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं येलो गोल्डन बोल सकते हैं। तो इन्हें येलो गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या सही होगा? प्रोकैरियोट्स किसमें पाया जाता है? साइनोफाइसी में, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो आप पढ़ते हैं बीएससी में, वो या तो ऑस्लेटोरिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑस्लेटोरिया पढ़ते हैं, नॉस्टॉक पढ़ते हैं, साइटोनिमा पढ़ते हैं, और ग्लूट्रैकिया पढ़ते हैं। यही है जो आपके सिलेबस में है। तो ग्लूट्रैकिया तो है नहीं, हमें लगता है बीएससी तक ऑस्लेटोरिया आपको पढ़ाया जाता है, एक नॉस्टॉक पढ़ा जाता है, और साइटोनिमा या माइक्रोसिस्टिस वगैरह भी हमें लगता पढ़ा दिया जाता है। तो ये है। तो साइनोफाइसी में म्यूरेमिक एसिड देखने को मिलती है। तो 5 का क्या सही होगा? 5 का पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये इस तरह के जीवन चक्र कहां देखने को मिलते हैं? तो कुछ एल्गी हैं जिनमें ये जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है जिनमें हैप्लॉइड स्टेज या जो गैमेटोफाइट स्टेज है। कौन सी? जो फाइट स्टेज है, गैमेटोफाइट जो स्टेज है और वो लॉन्ग हो, बहुत लंबी हो। और जो स्पोरोफाइट स्टेज है, स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो बिल्कुल शॉर्ट हो, छोटी हो, तो उसे हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो अब कौन सी कैसी लाइफ साइकिल पाई जाती है? तो हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल में हमने आपको बता दिया कि जिनमें जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, जिनमें हैप्लॉइड अवस्था होती है वो लॉन्ग होती है, और जो डिप्लॉइड अवस्था होती है वो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद मियोसिस हो जाता है, उसके बाद वो शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए तो ये प्राय किसमें हैप्लॉन्टिक पाई जाती है? तो स्पाइरोगायरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा है, ऊडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, ये सब किसमें आते हैं? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल में आते हैं। अगर हम पूछ दे एक्टोकार्पस, चूंकि एक्टोकार्पस क्या ब्राउन एल्गी है, इसमें आइसोमॉर्फिक
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक प्रकार है आइसोमॉर्फिक टाइप। आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फ्यूकस में कैसे देखने को मिलती है? तो डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, यानी डिप्लॉयड अवस्था लंबी होती है और हैप्लॉयड अवस्था शॉर्ट होती है। पॉलीसाइफोनिया की अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलीसाइफोनिया तो डिप्लोबायोन्टिक ट्राइफेसिक होती है। डिप्लोबायोन्टिक ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो ये आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? अब आप कहेंगे सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमने पढ़े नहीं है, तो आप किताब उठाना एल्गी की। एल्गी की जब आप किताब उठाओगे तो वो चाहे आपके सिंह पांडे जैन की हो या आप अदर स्टेट से, अगर यूपी से देख रहे हैं तो सिंह पांडे जैन में मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आपके यहाँ जो एल्गी की बुक हो बीएससी की, उसमें देखना टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दिया होगा। अगर ना मिले तो नेट पर आप टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देख सकते हैं। और उन लाइफ साइकिलों को देखो करना क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसाता है, वहां आपको टाइप ऑफ लाइफ साइकिल लिख लेना, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, इस तरह के लाइफ साइकिल के नाम लिख लेना, उनके एग्जाम पे लिख लेना कौन सी लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है। तो अगर ये आप नाम लिख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। आप पूरा लाइफ साइकिल नहीं लिखना, क्या होती ये इतना सब नहीं पढ़ना है, केवल लाइफ साइकिल का नाम, उसके आगे उसका एग्जाम्पल कि किस स्पीसीज में या किस जीनस में कौन सी लाइफ साइकिल पाई जा रही है, और उनको 2-4 बार आप देख लेंगे तो क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए हम कह रहे हैं। तो हमने आपको सबके बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का भ्रूण पोष होता है, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। तो ये क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा चुका, पीजीटी में भी पूछा जाए, एलटी जीआईसी आदि में भी पूछा जा सकता है। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष कैसा होता है जिम्नोस्पर्म का? तो देखिएगा जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है या भ्रूण पोष होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, निषेचन के पूर्व बन जाता है, इसलिए हरदम हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, हैप्लॉइड। तो जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पोर होता है, सॉरी, जो जिम्नोस्पोर का एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष जो होता है, वो हरदम हैप्लॉइड होता है, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। जब एंजियोस्पर्म की बात करें, यदि यही क्वेश्चन पूछ देता कि एंजियोस्पर्म में, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो एंजियो स्पर्म है और जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखिएगा जिम्नोस्पर्म, ये दो हमने बताया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और ये हरदम ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। इसके अलावा आप एंजियोस्पर्म में पेंटाप्लॉइड भी होते हैं और कुछ में 9x भी होते हैं, तो वो आप एक्सेप्शनल है, वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से आपको पढ़ने पड़ेंगे और यह हम आपको पढ़ाए हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां हमने सब पढ़ाया है कि 9x किसका होता है, 5x किसका होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन बनता है, तो ये हरदम हैप्लॉइड होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है जिम्नोस्पर्म वाला। अब आता है कवक संघ का लाक्षणिक विशेषता है। जो कवक है, कवक का मतलब क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम ऑफ फंजाई। जो फंजाई है उसके कैरेक्टर क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? आपको क्या लगता है? नहीं है, क्योंकि कवक में प्राय केवल ये सारे यूकैरियोट्स होता है। कैसे होते हैं कवक? यूकैरियोट्स होता है। तो पहला वाला चूंकि प्रोकैरियोटिक गलत है। इट इज ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक अंतर्ग्राही विधि द्वारा लेते हैं, बिल्कुल नहीं। इनका कहना है कि भोजन को पकड़कर खाते हैं, नहीं, ये भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें हास्टोरिया पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं, उन्हीं चूसकांगों तो भोजन से चूसते हैं। तो दो वाला भी गलत। इट इज द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद द एब्जॉर्प्टिव मोड, बिल्कुल सही है। ये भोजन को चूस कर खाते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं या भोजन को अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है। चौथा भी देख लेते हैं। इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो होते ही नहीं है। ये सब कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ये सिम्बियोटिक भी होते हैं। कैसे होता है? सिम्बियोटिक भी होते हैं। ये पैरासाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, अर्थात सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं। तो ये स्वपोषी तो होते नहीं, चूंकि इनमें पहला ही नंबर लिखा रहता है कि ये ए क्लोरोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? ए क्लोरोफिलस होते हैं।
अर्थात इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन कैसा पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन किस प्रकार का देखने को मिलता है? यहाँ लैंगिक जनन से एक क्वेश्चन आया था, अभी पीजीटी में आया था, 2021 वाले पीजीटी में आया था। उसने पूछा था कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस एल्गी में पाया जाता है? तो उसमें क्लामाइडोमोनास सही था, क्लामाइडोमोनास दिया था, तो वही सही था। क्लामाइडोमोनास की जो जातियां हैं उनमें तीनों प्रकार का पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, अभी क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसा पाया जाता है? तो पहले तो हम आइसोगैमस के बारे में जान लें। आइसोगैमस का मतलब होता है जिनमें दोनों जो गैमीट्स होते हैं समान होते हैं, मार्फोलॉजिकली समान होते हैं, और जो वो बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है। ओगैमस में क्या होता है? एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। एनाइसोगैमस में क्या होता है? एक गैमीट्स बड़ा होता है, एक छोटा होता है। होलोगैमस, तो इनमें से ये ब्रायोफाइट्स में कौन सा पाया जाता है? तो oogamous प्रकार का पाया जाता है। चूंकि देखिएगा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, वो क्या होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्राय आर्चिगोनियम होती है। क्या होती? आर्चिगोनियम। इस तरह का आपने देखा होगा, ये इस तरह का आर्चिगोनियम होती है ये। और ये कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, नॉन मोटाइल होती है। कैसे होती है? नॉन मोटाइल होती है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो गैमीट्स बनते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। और ये एंथ्रोजॉइड कुछ सॉरी, अब कहाँ बना दें, जगह कम है, यही बना दे रहा है। मान लो ये एंथ्रोजॉइड्स है, ये तो ये एंथ्रोजॉइड्स कैसे? मोटाइल हैं, चल सकते हैं, ये जाकर इसको फर्टिलाइज करता है। तो ये क्या क्या कहलाएगा? oogamous टाइप। क्या कहलाता है? oogamous टाइप। तो ऑप्शन हम क्या सही लगाएंगे? 2, oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दिया है 10 नंबर, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो बता दें कि जो टेरिडोफाइट्स होता है, अगर हम चलेंगे एल्गी, ध्यान रखिएगा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फाइट्स, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर आता है एंजियोस्पर्म। ये क्रम है प्लांट के डेवलपमेंट का, या हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, फंजाई कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने पेज पर। दो शब्द आते हैं, जब पौधा हैप्लॉइड होता है तो उसे गैमिटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमिटोफाइट। और जब पौधा डिप्लॉइड होता है तो उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। दो शब्द आते हैं, ध्यान रखिएगा। डिप्लॉइड का मतलब स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में कौन कौन से आते हैं? एल्गी आते हैं, फंगस आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, फाइट्स आते हैं। इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट में कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, और कौन आता है? एंजियोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म ये आता है। तो टेरिडोफाइट कैसा है? स्पोरोफाइट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? मेन प्लांट बॉडी आज टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। कैसी होती? स्पोरोफाइट। तो 2 नंबर को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? तो प्राय हम 2 नंबर को सही करेंगे। तो ये हमारा स्पोरोफाइट जो लिखा है ये सही होगा। समझ रहे होंगे, हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं जो क्वेश्चन एक हमारे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हम सॉल्व नहीं करा पाते, क्योंकि हमारा मकसद है कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कराओ तो उस क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 10 क्वेश्चन का डाटा आपके साथ शेयर कर दें, जिससे एक क्वेश्चन तो सॉल्व करो, उसके अलावा 10 क्वेश्चन आप और सॉल्व कर सको। अगर हम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो समझ लो प्रत्येक में 10 का गुणा कर दीजिए, तो लगभग हमारे 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आप 100 क्वेश्चन के बराबर डाटा पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा,
अगर 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अभी आप स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, कौन स्पोरोफाइट है, कौन गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या, गैम सब आपको हम बताते चल रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, एग्जाम में स्कोर आपका अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो। आज ही हमारे साथ जुड़िए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए और हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त उपकला ऊतक का उदाहरण नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज? इसमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ये पूछ रहा है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबोलियर टिश्यूज, ट्रांजिशनल टिश्यूज, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यूज, इसमें से प्राय निम्न में संयुक्त उपकला ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो प्राय कौन नहीं है? तो जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज है ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का पीएच होता है, द पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, जो ब्लड प्लाज्मा है उसका पीएच कितना होता है? ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो देखिएगा, जो इसका जो पीएच होता है वो 7 पॉइंट कुछ होता है, मुझे याद नहीं 7.6 हो या ऐसे कुछ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। रक्त प्लाज्मा का जो पीएच होता है, तो जो 7 के ऊपर है तो हल्का स्लाइटली एल्काइन बोलेंगे, अल्प क्षारीय बोलेंगे। 7 तो उदासीन होता है, जो पीएच आप वैल्यू देखते हैं ना 0 से लेके 14 तक होती है ना, तो ये होता है 7। जितना इधर बढ़ेंगे उतना एसिडिक ज्यादा होता जाएगा, इतना बढ़ेंगे उतना बेसिक ज्यादा होता जाएगा, यानी ये क्षारीय ज्यादा होता जाएगा, क्षारीय, और ये अम्लीय होता जाएगा। तो 7 से चूंकि थोड़ा सा ज्यादा होता है तो ये कैसा होगा, स्लाइटली एल्काइन होगा। तो 12 का हम क्या सही करेंगे, 3, स्लाइटली एल्काइन। एल्कलाइन का मतलब क्या हुआ, हल्का सा क्षारीय होता है। समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 7 पॉइंट कुछ ही होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है 7.6 हो या 5 हो या 2 हो, ऐसे है, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाइन प्रोटीन पाया जाता है, द प्रोटीन ओसिन इज प्रेजेंटेड, जो ओसिन प्रोटीन होती है वो कहाँ उपस्थित रहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो ओसिन प्रोटीन होती है वो प्राय कहाँ उपस्थित रहती है? तो ओसिन प्रोटीन प्राय जो संबंधित है वो बोन से संबंधित है, किससे, हड्डियों में पाई जाती है। और हड्डियों के किस भाग में पाई जाती है? तो यहाँ हड्डी का केवल एक ही एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ऑफ बोन, इसी को सही करेंगे। यहाँ मैट्रिक्स ऑफ लिगमेंट है, मतलब हमने कहा ना ओसिन प्रोटीन हड्डी से संबंधित है। अगर आपको इतना मालूम है कि ओसिन प्रोटीन जो है वो किससे संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, तो क्वेश्चन आपका सही हो गया, क्योंकि 3 जो है वो हड्डियों की सह संरचना है, जबकि हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन 1 है मैट्रिक्स ऑफ बोन। यहां दिया है मैट्रिक्स ऑफ लिगमेंट, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, मैट्रिक्स ऑफ टेंडन, तीनों हड्डी की सहायक संरचना है मगर हड्डी तो नहीं है, तो ऑप्शन 1 को सही करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ बोन। ओसिन प्रोटीन जो पाई जाती है वो प्राय कहां पाई जाती है? तो वो प्राय पाई जाती है मैट्रिक्स ऑफ बोन में, बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के उनके खाद्य भाग का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फ्रूट ऑफ एडिबल पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से दिया है कौन सा प्राय मैच नहीं कर रहा है खाने युक्त? तो देखो, प्रोमोग्रांटी जो बोलते हैं अनार को, उससे जूसी टेस्टा खाते हैं, अंदर टेस्टा जो होते हैं दाने वो हम खाते हैं, जूसी टेस्टा उसके ऊपर जो होता है, और तो दबा देते हैं बीज, तो बीज के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती मीठी, जिसको हम लोग खाते हैं। एप्पल का फ्लैसी थैलमस खाते हैं, एप्पल कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। लीची, लीची में फ्लैसी एरिल खाते हैं। कोकोनट, कोकोनट में प्राय इंडोस्पर्म खाते हैं, क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं। और ये क्या दिया, मेसोकार्प, यही हमारा गलत है। कोकोनट का प्राय इंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं, और लिक्विड भ्रूणपोष होता है इसका। तो हम ऑप्शन 4 को सही करेंगे, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज दोस विच आर ट्रू यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से उसने कोड दिए हैं और हमें देखना है कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या कह रहा है, ट्रू का सही करना है। एम्फिक्राइबल, एम्फिक्राइबल का मतलब क्या होता है, एम्फिक्राइबल का मतलब होता है जाइलम बीच में हो और फ्लोएम किनारे से हो। संवहन पुल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रहता, सही है। कैम्बियम इज absent इन द ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओपन टाइप जो
वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें कैम्बियम क्या होती है, क्या बोल रहा है, कैम्बियम इज absent इन द ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। नहीं, क्लोज वाले वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम क्या होती है, absent होती है, और ओपन में कैम्बियम पाई जाती है, तो ये गलत है। इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडाई, ये सही है। इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई, ये गलत है। तो अब इसमें से कौन सा सही है, आप बताएं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही है 3 नंबर, ए और सी। कौन सा सही है, ए और सी, ये सही है, ये दोनों गलत है। देखिए वेस्कुलर बंडल अगर ओपन होगा तो वो क्या होगा, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। क्लोज में क्या होगा, केवल जाइलम और फ्लोएम होगा, कैम्बियम absent होगी। और रेडियल वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं, तो ये प्राय रूट में पाए जाते हैं, जड़ में। तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है, इन रूट कैलेप्ट्रोजन इज फॉर्म। जो कैलेप्ट्रोजन होती है वो जड़ में, वो किससे बनती है, किससे निर्माण होता है, प्लीरोम से बनती है या पेरीब्लेम से बनती है या डर्मेटोजन। तो इसका निर्माण प्राय डर्मेटोजन से होता है। किससे होता है, डर्मेटोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो देख लेते हैं। पैसेज जो सेल पाई जाती है वो एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसा होता है जिनमें प्राय सुबेरिन आदि का जमाव नहीं होता है, जिससे वो पानी को जाइलम तक जाने के लिए रास्ता बनाती है। तो वो पैसेज सेल बोलते हैं। पैसेज सेल किसमें पाई जाती है, एंडोडर्मिस में। ये आप जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, कहाँ ये क्वेश्चन मिलेगा, प्लांट एनाटॉमी जब पढ़ेंगे वहां ये आप सबको पढ़ने को मिलेगा। जड़ और स्टेम के जो टीएस हैं या काट है, वहां सब भी पढ़ने को मिलेगा। वेस्कुलर बंडल डाई आर्च टू द हेक्सा आर्च मोनोकाट। फिर बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं। और लूफा सिलेंड्रिका जिसे हम लौकी बोलते हैं, ये कुकुरबिटेसी सदस्य है, तो ये सही है। स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही है। अब क्या गए, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं। मोनोकाट रूट में वेस्कुलर बंडल डाई आर्च और हेक्सा आर्च नहीं होते, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, जो कि पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। इसलिए 2 को सही करना, 3 इसमें सही है और 1 ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील। स्टील में इंक्लूड, हम जब स्टील पढ़ते हैं, स्टील में प्राय क्या क्या पाया जाता है। तो स्टील में अगर हम चलेंगे अपने बोर्ड पर, तो बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर चलते हैं तो स्टील जो होते हैं, स्टील कितनी चीजों से मिलकर है। पहले पेरी साइकिल, ध्यान रखिएगा, पेरी साइकिल, पेरी साइकिल और जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम अगर है तो कैम्बियम और पिथ। ये इतनी चीजें मिलकर स्टील बनाती हैं। क्या बनाती हैं, स्टील। इतनी चीजों को हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टील। तो उसने पूछा है स्टील, ये बस क्वेश्चन उसने पूछा है, स्टील इंक्लूड, स्टील में क्या पाया जाता है, केवल वेस्कुलर बंडल और पिथ पाया जाता है, नहीं, पेरीसाइकिल भी पाई जाती है। एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल एंड वेस्कुलर, तो चूंकि यहाँ एंडोडर्मिस एक्स्ट्रा दिया है, ये भी गलत है। पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, यही सही है। पेरीसाइकिल और वेस्कुलर बंडल में क्या आ जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। क्या आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम। अगर कैम्बियम है तो कैम्बियम आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही है। कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल पिथ, तो ये गलत है। ऑप्शन 3 सही है। स्टील में क्या क्या पाया जाता है, स्टील में हमने आपको जो बताया है वो क्या बताया, स्टील में क्या पाया जाता है, पेरीसाइकिल पाया जाता है। और देखिए, और ये तीनों जो मिलकर, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, ये मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। तो पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। और यदि आपको वेस्कुलर बंडल ना दिया रहेगा तो आपको बोलना क्या है, पेरीसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पिथ, ये मिलकर स्टील बनाते हैं। अगर मोनोकाट होगा तो उसमें कैम्बियम नहीं आपको रखना है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है।
विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यूज, बिल्कुल। मोनोकाट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। फिर कहता है बंडल ऑफ सीट प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कोलेट्रल होते हैं और क्लोज होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, तो ये नहीं पाया जाता है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो वेस्कुलर बंडल में नहीं पाई जाती है। तो 19 का 4 सही होगा। क्या सही होगा? 19 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कॉर्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फिलोजेन इज आल्सो नोन एज। कहता है जो कागजन की सक्रियता के द्वारा जो कार्क बनता है, जो बाहरी चमड़ी बनती है पौधे की, उससे बारे में पूछ रहा है। तो कार्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फिलोजेन इज आल्सो नोन एज, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम फिल्म के नाम से जानते हैं। किसको? कार्क को जानते हैं, फिल्म के नाम से जानते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगर आपको कोई समस्या है तो हमें आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है हम आपको दे दें, 94 52 920 508, ये नंबर है। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, anilrania@gmail.com, gmail.com। और आप अगर फेसबुक पर हमें लाइक करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी सर्च करेंगे तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।